हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इस चैप्टर के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स ये मेनली रिलेटेड होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के। तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे और जब आपसे न्यूमेरिकल हो जाएगा उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखोगे। न्यूमेरिकल नहीं हुआ तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट सॉल्यूशन देख के कंसेप्ट को समझ लेना। तो आओ शुरू करते हैं। फिगर शोज 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कैरिंग करंट I in the same direction. Determine the magnitude of force per unit length on the wire. तो समझ में आया क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि ये 3 वायर हैं। तो जिस तरीके से ये वायर रखे गए हैं ये पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं, यानी एक दूसरे के पैरेलल हैं और एकदम सीधे हैं और ये ऐसे रखे गए हैं, बोर्ड के अंदर जा रहे हैं। ये इस तरीके से दिखाया गया है ना डॉट, इसका अर्थ है ये ऐसे बोर्ड के अंदर जा रहे हैं वायर तीनों। आई बात समझ में। तीनों वायर में सेम करंट फ्लो कर रहा है I और करंट की डायरेक्शन भी सेम है। हम ये भी मान सकते हैं वो करंट अंदर को फ्लो कर रहा है तीनों में या तीनों में बाहर फ्लो कर रहा है। फिर कह रहे हैं डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर B। ये जो वायर B है इसमें हमें फोर्स निकालना है, हम पर यूनिट लेंथ निकालना है, इसलिए हम लेंथ को 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ किसकी, वायर की, वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट का अर्थ है 1 मीटर भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 यूनिट है, हम जो भी यूनिट लेके चल रहे हैं 1। तो करो बच्चों इसको सॉल्व, स्क्रीन को पॉज करके। आपने तो एकदम से स्क्रीन पॉज कर ली होगी। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब आप ये देखो, पहले इन 2 वायर्स को देखो, वायर B और वायर C, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो वायर C इस वायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमने माना ये F1 या F2 ले लो, चलो F2 फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। क्या हुआ, F2 फोर्स क्या हुआ, मतलब वायर B पे लग रहा है C की वजह से और C वायर B को अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है जब वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से A और B इनमें भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अंदर की तरफ मान लेते हैं, तो ये वायर भी अट्रैक्ट करेंगे। तो वायर A B को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो B पे ये दूसरा फोर्स लगा, ये दूसरा या क्या, हम इसे पहला मान ले रहे हैं, सही है। तो B वायर पे ये 2 फोर्स लग रहे हैं, B पर ही ये हमसे पूछ रहे हैं। हमें क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट हम मान लेते हैं F। अब आप देखो 2 वायर जब पैरेलल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और उनमें करंट सेम बह रहा है I, तो दोनों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच, उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। दोनों वायर के बीच की दूरी है d, सेम दूरी है। तो ये हो गया F1 का मान, F1 की वैल्यू हो गई ये। F2 की क्या वैल्यू होगी, F2 की भी यही होगी क्योंकि दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। तो F2 क्या हो जाएगा, μ0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। करंट भी सेम बह रहा है, डिस्टेंस भी सेम है। ये सवाल नीट में आ चुका है अभी रिसेंटली। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स F
ये हो जाएगा आपका अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F1 और F2 की वैल्यू सेम है, ठीक, इसे हम मान लेते हैं F। तो ये हो जाएगा F डैश मान लेते हैं 2F डैश स्क्वायर, ठीक है। हमने ये मान लिया F डैश इक्वल टू F1 इक्वल टू F2, ये माना है हमने बच्चों, सही है। और F डैश क्या है, ये हो गया आपका अंडर रूट 2 तो ऐसे आ जाएगा और ये रह जाएगा बाहर, F डैश आ गया, तो ये हो गया अंडर रूट 2, F डैश की वैल्यू रख दो म्यू 0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी। देखो सही हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे अंडर रूट रह गया, तो जो फोर्स हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 म्यू 0 I स्क्वायर अपॉन पाई डी, ये होगा आपका आंसर। सही है, ऑप्शंस के तौर पे भी पूछा जा सकता है ये। आ गई बात समझ में? तो ध्यान रखना, जब फोर्स सेम डायरेक्शन जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वायर्स के बीच। अगर यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या होता, फोर्स ऑफ रिपल्शन। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसका प्रूफ भी कराया था, वो देख लेना, ठीक है। इस वक्त तो हम भाई न्यूमेरिकल करा रहे हैं, हर न्यूमेरिकल पे प्रूफ नहीं कराएंगे ना, पुराने वीडियो में आप देख सकते हो। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। तो बच्चों हमारा ये सेकंड न्यूमेरिकल है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू अ करंट ऑफ 5 एम्पियर flowing through an infinitely long straight wire separated by a perpendicular distance of 10 centimeter in air. Determine the force experienced by the electron. तो बहुत पहले ये आया था मेडिकल के एग्जाम में, तब मेडिकल के 2 एग्जाम होते थे, CPMT CBSC, तो उनमें से किसी एक में ये आया था। तो क्वेश्चन भले पुराना है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन अब भी आ सकते हैं, तो कंसेप्ट तो हमें हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। अब इस बच्चों इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, थोड़ी देर में मैं सॉल्व करूंगा। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो और क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये है वो वायर, उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I की वैल्यू दे रखी है हमें, I इज कितना है बताओ, 5 एम्पियर, और 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर लिया P। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। और यहां मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा, क्योंकि जब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि P पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है ये है R 10 सेंटीमीटर, R इज 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.1 मीटर, सही है।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसका क्या फॉर्मूला होता है? म्यू 0 पाई I बाय R। म्यू 0 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻⁷ I करंट 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय R इज 0.1 मीटर। तो आपका जो B निकल के आएगा, B की वैल्यू निकल के आएगी 10⁻⁵। इसकी यूनिट होगी न्यूटन, एम्पियर -1, मीटर -1। देखो बच्चों, तो आपने ये निकाल लिया कितना मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेवलप हो रहा है इस पॉइंट पर। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो वो हम निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल 1 से। इसमें हम क्या करते हैं, जो तार है उसमें जो करंट बह रहा है उस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखते हैं, थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ, उंगलियों को हम रखते हैं उस पॉइंट की तरफ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी P की तरफ उंगलियों को रखा। तो जो हथेली के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोर्ड के अंदर है, ये है B की डायरेक्शन। जब डायरेक्शन अंदर होती है तो हम ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं, सही है। B का मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और B की डायरेक्शन भी पता लग गई। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया। बच्चों ये आप नोट डाउन कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूं। B की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁵ वो हमें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। फाइनली तो हमें फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन पे। इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? तो जब ये इलेक्ट्रॉन B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B की वैल्यू है 10⁻⁵, तो फोर्स होगा, हमें पता फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, QVB sin थीटा। यानी जब कोई चार्ज B मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर इतना फोर्स लग रहा है और चार्ज मूव कर रहा है V वेलोसिटी से, तो Q क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अब ये वैल्यू हम फोर्स की रख देते हैं। फोर्स निकल के आएगा, ये रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये रख दी वैल्यू। फिर वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी 10⁻⁻⁵। अब बात यह है कि थीटा क्या होगा? थीटा एंगल होता है वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच। तो वेलोसिटी तो ये इस डायरेक्शन में था, ऐसे मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin 90। तो sin 90 डिग्री क्या होता है? 1। तो बहुत अच्छा हो गया, कैलकुलेट करोगे तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, किसकी वजह से? इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। और क्यों लगेगा? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास और इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है उस पर फोर्स तो लगेगा। वही तो उन्होंने पूछा है, क्या गलत पूछ लिया? ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन, नोट डाउन करो, समझो, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट सफर any deflection while moving through a region of uniform magnetic field. What is the direction of magnetic field? एक इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अब ये बताओ साहब, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो कई तरीके से वैसे ये सवाल पूछा जा सकता है। जैसे हमें इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन बता सकते हैं कि साहब इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है।
तो बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सॉल्यूशन, अब जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है तो फोर्स होता है EVB साइन थीटा। अब बात यह है कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है इलेक्ट्रॉन में, आराम से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स जीरो है, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रॉन। इसका क्या अर्थ हुआ? फोर्स जीरो है, नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रॉन। फोर्स कब जीरो होगा? देखो E जीरो नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, थीटा जीरो है, डायरेक्शन ही तो पूछ रहे हैं। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो है थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ऐसे है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव कर रहा है। तो ये होगा इसका आंसर। आंसर क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोर्ड के एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऑप्शंस दे सकते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री, या ऐसे दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? +x, -x, +y, -y। तो दो ऑप्शन सही होंगे, +x और -x। अब देखो फिर से समझो, ये x है, ये y है, तो इलेक्ट्रॉन +x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, +x या -x, ठीक है। और ऑप्शन हो सकता है +y, नहीं ये रॉन्ग होगा, या -y, ये भी रॉन्ग होगा। आगे बात समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, है ना क्लियर? तो बच्चों हमारा अगला न्यूमेरिकल है, अ लॉन्ग वायर कैरिंग स्टेडी करंट is bent into a circular loop of 1 turn. The magnetic field at the center of the loop is B. The same current is the same wire is bent into a circular coil of n turns. The magnetic field at the center of this coil is, तो ये क्वेश्चन जो है नीट में भी आ चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन क्लियर है कि एक तार से पहले एक कॉइल बनाई गई या सर्कुलर लूप बनाया गया एक टर्न का, और जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे था, लूप के सेंटर पे था, वो था बी। फिर उसी वायर से एक कॉइल बनाई गई जिसमें एन टर्न्स थे, तो उस कॉइल के सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और एन और बी के टर्म्स में बताना है। देख रहे हैं ना आप ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो पहले तो आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर कॉइल के केस में, μ0I/2r। पहला केस 1 हम लेते हैं, कॉइल ऑफ या सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न, सर्कुलर लूप ऑफ 1 टर्न। सर्कुलर लूप की रेडियस है कैपिटल R, सही है।
एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, यानी उस तार की लंबाई जिससे कि सर्कुलर लूप बनाया गया। तो जैसे मान लो ये सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस है आर, अगर तार की लंबाई एल है तो 2 पाई आर जो कि सरकमफ्रेंस हुई, इट इज इक्वल टू एल। तो आर क्या होगा? एल अपॉन 2 पाई। सही है? तो ये आर रिप्लेस हो जाएगा एल अपॉन 2 पाई से। तो ये जो आपका बी आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 एल अपॉन 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा पाई म्यू 0 आई अपॉन एल। ये है बी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ द वायर की टर्म्स में निकालनी है दोनों केसेस में, क्योंकि कॉमन क्या है? कॉमन बात यह है कि वायर सेम रहा है दोनों केसेस में। वायर सेम मींस मटेरियल सेम रहा है और लेंथ ऑफ द वायर भी सेम रही है। अब जब केस 2 पे आते हैं हम, जैसे केस 2, अब यहां आप देखो इस तरीके की कॉइल बन गई, एन टर्न्स है, एन टर्न्स। एक टर्न की रेडियस है आर, रेडियस ऑफ वन टर्न। तो एक टर्न का सरकमफ्रेंस कितना होगा? ये जो एक टर्न है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? क्यों बच्चों बताओ? 2 पाई आर। सही है? और टोटल टर्न्स है एन, इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगी पूरे वायर की लंबाई। तो यहां आर क्या होगा? एल अपॉन 2 पाई एन, एल अपॉन 2 पाई एन। तो जब कोई भी कॉइल जिसमें एन टर्न्स होते हैं उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बी डैश होता है। बस इस फॉर्मूले में एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंगल कॉइल के लिए फॉर्मूला होता है, सिंगल मींस ऐसी कॉइल जिसमें एक ही टर्न है, उसके लिए फॉर्मूला। अगर एन टर्न्स है तो यहां एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन म्यू 0 आई अपॉन 2 इंटू स्मॉल आर। आर एक टर्न की रेडियस, आर को रिप्लेस कर देंगे, ये वाली वैल्यू आर की यहां रिप्लेस कर देंगे, एन म्यू 0 आई अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2 पाई एन। 2 से 2 कैंसिल, पाई एन ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा एन स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा एन स्क्वायर पाई म्यू 0 आई अपॉन एल। देखो एन स्क्वायर, क्योंकि एन से एन मल्टीप्लाई, पाई ऊपर पहुंच गया, म्यू 0 आई ऑलरेडी है अपॉन एल। अब देखो देखने लायक बात क्या है, ये पाई म्यू 0 आई बाय एल क्या है? ये है बी, यहां से पता लग रहा है पाई म्यू 0 आई बाय एल इज बी। तो इसे बी से रिप्लेस कर दो, तो ये आ जाएगा बी डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू बी। ये आपका आंसर है। सही हो गया? तो यानी बी इज द करेक्ट आंसर। सही है? तो बच्चों देखो इस न्यूमेरिकल को सही से समझो, स्क्रीन पॉज करके समझो। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। 4 अच्छे न्यूमेरिकल थे, इनको करोगे आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स खुद ट्राई करो। सही है? और अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल लिख दो। 1-2 वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा है, आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। बाय, खूब मेहनत करो।